अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी घर पे कर रहे होंगे, अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। बेटा हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 स्टडी कर रहे थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, जिसका मोस्टली पोर्शन स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। जस्ट स्मार्ट से कुछ जो स्टार्ट है हमारा, उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्रेयन और रस्टिंग के मतलब है, फिर हम उसे देखेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जैसा कि उसका नेम ही शो कर रहा है, दो चीज़ों की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन। चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तब भी हमने बात की थी कि हमने इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का रिलेशनशिप स्टडी करना है। अब वो सेल्स जिनमें ये काम होता है, उन सेल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। वो सेल्स होते क्या हैं, बेसिक उनका आप कह लें कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है कि ये हमारे पास एक सेल इस तरह से बनता है। उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? दो हमारे पास इलेक्ट्रोड मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रोड बोलते हैं ऐसी चीज़ जो करंट को कंडक्ट करे। जिस तरह आप बैटरी के टर्मिनल्स देख लें, एनोड एंड कैथोड, वो इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पहली शर्त ये है कि दो इलेक्ट्रोड्स का होना लाजमी है। इलेक्ट्रोड के बाद दूसरी शर्त ये है कि उसके अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन मौजूद हो जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट ये काम करता है, आगे उसकी डेफिनेशन भी आएगी, कि ये अपने अंदर से ऐसा सॉल्यूशन होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देता है। इसके अंदर से करंट जो है वो पास हो जाता है। पहली रिक्वायरमेंट दो इलेक्ट्रोड हो, दूसरी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो, और तीसरी रिक्वायरमेंट जो दो इलेक्ट्रोड हैं हमारे, वो बैटरी से कनेक्टेड हो, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की तीन चीज़ें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ज़रूरी हैं। नंबर 1 दो इलेक्ट्रोड्स, जिसे हम एक को कैथोड और एक को एनोड कहते हैं। नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। और नंबर 3 पे हमारे पास क्या है? एक बैटरी, जिससे दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्ट हो। अब जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसमें वो कहता है इट इज़ अ सेटअप इन विच टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, आर डिप्ड, जो डूबे हुए हैं, इन द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में, एंड आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, और दोनों एक बैटरी से कनेक्ट है। जिस सेल की आप कह लें फॉर्मेशन ऐसी होगी, उस सेल को हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के इस लिहाज से होते हैं कि इनमें काम भी दो तरह के हो रहे होते हैं। उसी बेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? वो हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल। चैप्टर के स्टार्ट में भी हमने इन्हीं की बात की थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स। आगे बहुत डिटेल में थे, इनकी टाइप्स को फर्दर एक्सप्लेन किया गया था, इनकी वर्किंग को भी, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, तो हम जस्ट इनको डेफिनेशन तक ही रहेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है और गैल्वेनिक सेल्स में क्या होता है, जिसकी वजह से हम इनमें फ़र्क कर सकते हैं। तो दो चीज़ें उसने बयान की हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, इनमें होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। जो गैल्वेनिक सेल्स हैं, इनमें जो फिनोमेना होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इन दो बातों का क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हमने चैप्टर के स्टार्ट में बात की थी। स्पॉन्टेनियस हमने उन रिएक्शंस को बोला था जो किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के बगैर हो जाए, खुद ब खुद हो जाए, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो थे जिनके लिए किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की हमें ज़रूरत पड़ रही थी।
अब वही चीज़ यहाँ पर दोबारा आएगी कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। एक सेल है, जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ पर होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में होती है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट काम करता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। और जिन सेल्स में ये प्रोसेस हो रहा हो उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इसी के बिल्कुल उलट जब केमिकल रिएक्शन हो और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, हमें मिले, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और जो गैल्वेनिक सेल्स हैं इनमें ये प्रोसेस होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स जो हैं दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो होते हैं जिनमें दो इलेक्ट्रोड्स हों, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो, दोनों बैटरी से कनेक्ट हों। वो दो तरह के हो सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर गैल्वेनिक। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। और गैल्वेनिक में केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इस अमल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अच्छा जी, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना अगर आप लोगों से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फर्क पूछ लिया जाए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की ही टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आपने जस्ट दोनों की डेफिनेशन को राइट कर देना है। अगर इन दोनों का पूछा जाता है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। ये ना हो कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक का डिफरेंस पूछे और आप लोग इन दोनों के बारे में लिख दो, ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी हमने यहाँ पर बात की। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ऐसा सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे इन देयर एक्वस, जब उसे पानी में हल किया हुआ और मोल्टन या जब वो पिघला हुआ हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स, मुख्तलिफ साल्ट, जैसा कि टेबल साल्ट ले लें, NaCl है। अब नमक जो है जब तक अपने प्योर फॉर्म में है ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जब हम इसे पानी में मिक्स कर देते हैं, पानी में इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है तो वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब कितना अच्छा एक साल्ट है या कोई भी चीज़ है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है, उसी लिहाज से इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप्स हैं और इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास 3 तरह के होते हैं। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? वो इनकी स्ट्रेंथ के, इनके काम के लिहाज से ही हैं। वन बाय वन हम उन्हें देख लेते हैं। जो सबसे पहली टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकंड में हमारे पास आ जाते हैं वीक, और थर्ड में हमारे पास आ जाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जब हमने पानी में डिसॉल्व करें तो बहुत अच्छे से वो डिसॉल्व हो जाएं और आयन प्रोड्यूस करें। जितने ज़्यादा आयन्स प्रोड्यूस होंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो बहुत अच्छे डिसोसिएट हों वाटर में, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मिसाल के तौर पर हमारे पास है NaCl। इससे हम जैसे ही वाटर में डालते हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है फ़ौरन से। तो ये बहुत अच्छा एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसी के साथ साथ हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है NaOH की। इसको भी जैसे ही हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो NaCl और NaOH हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। इन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों कह रहे हैं कि पानी में बहुत ज़्यादा हद तक डिसोसिएट होते हैं, फ़ौरन से अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो आयंस किस चीज़ में मदद देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में।
सेकेंड टाइप हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसा कि नेम ही शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग की निस्बत बहुत कम डिसोसिएट होंगे, इतने ज़्यादा आयंस में ये नहीं टूटेंगे। जिसकी एग्जांपल में हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाता है CH3COOH, या इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम भी बोलते हैं। जब CH3COOH को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं या ऐड करते हैं तो CH3COO नेगेटिव प्लस OH या वाटर आप कह लें, ये चीज़ें इनमें कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद तीसरे हमारे पास आ जाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग, वीक, नॉन, बिल्कुल ही आयंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इसमें मोस्टली वो जो हमने स्लोबिलिटी की बात की थी उसमें हमने लाइक डिजॉल्व लाइक में हमने पोलर और नॉन पोलर के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था पोलर चीज़ें पोलर में डिजॉल्व होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन हो, वाटर हो, तो वाटर पोलर है तो जाहिर बात है पोलर चीज़ों को ही अपने अंदर डिजॉल्व कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा पोलर है, ये किसी हद तक पोलर है। तो नॉन पोलर में वो चीज़ें आ जाएंगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जो कि नॉन पोलर हैं, जिसमें हमारे पास शुगर सॉल्यूशन आ जाता है, या फिर बेंजीन नॉन पोलर है, उसको जब हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने कहा कि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बहुत जल्दी से आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। NaCl फौरन से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत थोड़े डिसोसिएट होते हैं, CH3COOH या यहाँ पर H3O पॉजिटिव आयन इसके साथ बन जाएगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ये थी जस्ट बेसिक डेफिनेशन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में से सिलेबस में इंक्लूड थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन, उसकी तरफ हम 9th क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन बोलते हैं जंग लगना किसी भी चीज़ को और उसका बचाव। बहुत अहम टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से समझना भी है और तैयार भी करना है। कोरोजन की जब हम डेफिनेशन देखते हैं, इस कंटिन्यूस ईटिंग अवे, किसी भी चीज़ का खाया जाना ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम, उसके इर्द गिर्द जो उसकी सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो चीज़ें जब किसी भी मेटल को या मेटल के अलावा कोई भी चीज़ हो उसे डैमेज करें तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। और उसका बचाव की तरफ हम बाद में आते हैं। उसके बाद एक बड़ी ही अहम एग्जाम्पल दी गई है कोरोजन की, जिसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन लोहा। लोहे की जब कोरोजन होती है तो उसे कहते हैं रस्टिंग। लोहे को भी जंग लगता है। जंग लगना क्या होता है, कोरोजन। लोहे को बहुत ज़्यादा जंग लगता है, उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ की गई है जिसे क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग भी जंग लगना ही है, लेकिन स्पेशली जब आयरन को लोहे को जंग लगे उसे क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग के लिए, कोरोजन के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 एयर, हवा की मौजूदगी, एंड मॉइस्चर, हवा में नमी, वाटर की मौजूदगी। ये 2 चीज़ें, एयर में से भी हमें स्पेशली सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है और मॉइस्चर, वाटर। ये 2 चीज़ें होंगी तो ही जंग लगेगा, कोरोजन होगी, इनके बगैर कोरोजन नहीं होगी। अब कोरोजन स्टार्ट कैसे होती है, कोई भी हमारे पास मेटल की सरफेस है उसके ऊपर या तो स्टेन्स हैं, गंदगी है, दाग वगैरह हैं, या कोई डेंट वगैरह है, कोई डैमेज हुआ है, तो वहाँ से रस्टिंग का स्टार्ट होता है। वो जो स्टेन्स वाली जगह है, डेंट वाली जगह है, वहाँ से रस्टिंग शुरू होती है। होता क्या है, वो जो डेंट वाली जगह है वो एज एन एनोड काम करती है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास, एनोड और कैथोड। एक पे नेगेटिव रिएक्शन हो रहा होता है, एक पे पॉजिटिव वाला हो रहा होता है, दोनों को मिला के हम रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। जो एनोड है इस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। जो कैथोड है उस पे हमेशा रिडक्शन होती है। अब पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन क्या होने हैं, लॉस होने हैं। वैसी सरफेस जहाँ पर
डेंट पड़ चुका है कोई, वहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब ये Fe सिंबल है आयरन का, आयरन में से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया आयरन के ऊपर, ये 2 आयरन है तो 2 to the 4, बैलेंसिंग हो गई। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो ये कोशिश करते हैं किसी दूसरी चीज़ को रिड्यूस करें, किसी दूसरी चीज़ में ऐड हो, वो इलेक्ट्रॉन गेन करे और क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। तो ये सरफेस के करीब जो हमारे पास मेटल है या आयरन है, उसकी सरफेस के करीब जो ऑक्सीजन मौजूद है उससे रिड्यूस कर देते हैं और वहाँ पर रिडक्शन होती है और हमारे पास H2O वाटर बनता है। 2 रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब हम इनको मिला के ओवरऑल रिएक्शन को लिखते हैं तो इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी। अब ओवरऑल किस तरह से लिखना है, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला रिएक्शन है उनके हमने रिएक्टेंट ओवरऑल में रिएक्टेंट साइड पे लिख देने हैं और प्रोडक्ट ओवरऑल में प्रोडक्ट साइड पे लिख देने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट क्या है वो हमने ओवरऑल में लिख दिया। जो हमारे पास रिडक्शन वाला रिएक्शन था उसमें रिएक्टेंट है ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन आयंस। इलेक्ट्रॉन के अलावा सारे जो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे वो हमने ओवरऑल रिएक्शन की रिएक्टेंट साइड पे लिख दिए और प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास क्या बना है, सेम और वाटर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को मिला के हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन हो गया। अब ये जो 2 चीज़ें हैं इनसे आगे फर्दर कुरैयन का स्टार्ट होता है। किस तरह से, ये जो हमारे पास आयरन के आयंस बने हैं, Fe के आयंस बने हैं, ये फर्दर पूरी सरफेस में वाटर के थ्रू फैलते जाते हैं, ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट करते हैं और एक साल्ट बना देते हैं Fe2O3.NH2O। N रिप्रेजेंट करता है H2O के नंबर को, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। ये जो साल्ट है इसको हम बोलते हैं रस्ट या फिर जंग। और जब ये लग जाता है किसी भी मेटल की सरफेस को, लोहे को स्पेशली, तो ये रुकता नहीं है, ये आगे से आगे बढ़ता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी के पूरी जो हमारे पास आयरन की सरफेस है वो जंग आलूद हो जाती है क्या कुरैयन, कंटिन्यूस हीटिंग है बाय सराउंडिंग मीडियम। 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एयर फॉर ऑक्सीजन, मॉइस्चर फॉर वाटर। और जब आयरन की कुरैयन हो तो उससे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, कोई भी हमारे पास स्टेन्स हो या डेंट वाली जगह हो जहाँ से कोई भी सरफेस डैमेज हुई हो, वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन में फिर हमने शो कराया किस तरह से जो है वो रस्ट फॉर्मेशन होती है और जब रस्ट एक दफ़ा बन जाए तो ये आगे से आगे भी फिर चलता जाता है। इसके बाद एक पेज नंबर 129 पे ऊपर एक बॉक्स सा दिया गया है, उसको आप लोगों ने रीड करना है। क्वेश्चन है उसमें, डज एल्यूमिनियम रस्ट, क्या एल्यूमिनियम की रस्टिंग भी होती है। हमने यहाँ पर बात की थी कि रस्टिंग जो है ये स्पेशल टर्म है जिसे सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जितनी भी चीज़ों को जंग लगेगा उनके लिए हम कुरैयन टर्म यूज़ करेंगे और आयरन की कुरैयन के लिए हम रस्टिंग यूज़ करेंगे। तो एल्यूमिनियम को जंग ज़रूर लगता है लेकिन हम उसे रस्ट नहीं कहते, हम उसे कुरैयन का नाम देते हैं। इसके अलावा एक और बात की गई है कि हमारे पास Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है जब एल्यूमिनियम को जंग लगता है। ये आपने बॉक्स पढ़ेंगे तो अंदर आपको ये वर्ड मिलेगा लिखा हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब एक दफ़ा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाए तो फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की कुरैयन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसे प्रोटेक्ट करती है। एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम को कौन सी चीज़ जो है वो कुरैयन से बचाती है, तो ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से बॉक्स रीड करना है। इसके बाद हमारे पास प्रिवेंशन है, बचाओ, कि कुरैयन से हम किस तरह से बच सकते हैं। सिंपल से 4 मेथड हैं, 3 तो बहुत ही सिंपल हैं, 4th वन में आगे 2 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, फिजिकल मेथड है। 4th वन जो है मेटालिक कोटिंग, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। जो फर्स्ट 3 मेथड्स हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और सिंपल मेथड है रिमूवल ऑफ स्टेन्स। हमने स्टार्ट में पढ़ा कि रस्टिंग स्टार्ट ही वहाँ से होनी है जहाँ पर कोई सरफेस डैमेज हुई है या फिर स्टेन्स वगैरह मौजूद हैं।
तो जितने भी स्टेन्स हैं किसी भी मेटल के सरफेस पर उसे रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि अव्वल तो रस्टिंग स्टार्ट ही ना हो। सेकंड मेथड है पेंट्स एंड ग्रीजिंग, कि अगर किसी भी मेटल को, आयरन को जंग लग चुका है तो बेस्ट मेथड है उससे बचने का कि उसे पेंट कर दिया जाए अच्छे से, या फिर ग्रीस से उसे कवर कर दिया जाए ताकि वो फर्दर डैमेज ना हो। और अब इस तरह के केमिकल्स आ गए हैं कि उनके अंदर स्टेबलाइज़र की टर्म यूज़ की गई है। स्टेबलाइज़र मौजूद होते हैं जो ना कि सिर्फ बचाते हैं जंग लगने से, जो पहले लग चुका है, और आगे भी उसे बढ़ने नहीं देते। थर्ड हमारे पास जो मेथड है वो है अलाइंग। अहम है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। अलॉय बोलते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिक्सचर को, उसे क्या कहते हैं हम, अलॉय। चाहे एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ या एक मेटल को नॉन मेटल के साथ मिक्स किया जाए उसे कहते हैं अलॉय। और ये बड़ा ही आप कह लें फ़ायदेमंद है किसी भी चीज़ को कुरैयन से बचाने के लिए। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील, जो कि अलॉइंग के मेथड से ही बनाई जाती है। और आप देखेंगे कि स्टेनलेस स्टील को जंग नहीं लगता। हमारे घरों में भी स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स मौजूद होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील में होता क्या है, तीन चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, तीन चीज़ों का अलॉय होता है ये, जिसमें हमारे पास आयरन, क्रोमियम और निकल, ये तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी जहन में रखना है, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है। फोर्थ मेथड है मेटालिक कोटिंग, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास टिन पैकिंग आ जाती है और भी क्रोमियम वगैरह इस तरह की मेटल्स हैं, जिसको फिर लगाने के मेथड हैं कि उनको कैसे मेटल पे उनकी लेयर लगाई जाती है। फिजिकल मेथड भी हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी हैं, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। इसको अच्छे से पढ़ें, तैयार करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।